डिसीज यूरोप में किसी नागरिक को आ जाए तो वहां की सरकार परेशान हो जाती है कि कहीं सब नागरिक इसके परेशानी में ना आए, तो वो मास वैक्सीनेशन कराते हैं सबका। मास वैक्सीनेशन समझते हैं? सबको टीके लगाते हैं, सबको, किसी को छोड़ते नहीं, छोटा बच्चा हो या बड़ा आदमी, सबको मास वैक्सीनेशन करते हैं। यूरोप में एक वायरस घूम गया अभी 2-3 साल पहले, जिसके कारण एक बीमारी आती है हेपेटाइटिस बी। ये वायरस जो है ना पानी में बहुत रहता है और ठंडे पानी में बहुत ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई कर जाता है। तो यूरोप में ठंडा पानी बहुत होता है, तो ये वायरस फैल गया। तो यूरोप के ज्यादातर नागरिकों को ये बीमारी आई हेपेटाइटिस बी, और इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, क्योंकि ये लीवर को प्रभावित करता है वायरस, और लीवर ज्यादा डैमेज हो जाए तो डेथ होती है। तो ये वायरस ने उसको वहां तकलीफ कर दी। वो वायरस हिंदुस्तान में आया भी नहीं, और हमारी सरकार ने नकल करके मास वैक्सीनेशन शुरू कर दिया। आपको मालूम है, गांव गांव हेपेटाइटिस बी के कैंप लगते थे, इंजेक्शन लगवाओ, 100 रुपए दो, 200 रुपए दो, 500 रुपए दो। और ऐसे पागल लोग आ गए इस देश में, बैंक में काम करने वाले सबको लगाओ इंजेक्शन, बीमा कंपनी में काम करने वाले सबको लगाओ, कॉलेज में पढ़ाने वाले उनको भी लगाओ, पढ़ने वाले उनको भी लगाओ। रोज टीवी पे विज्ञापन आ रहा है कि भाई लगवा लो नहीं तो मर जाओगे, ये बीमारी एड्स से भी ज्यादा खतरनाक है। मजे की बात, वो वायरस अभी पहुंचा ही नहीं है भारत में, और धंधा शुरू हो गया। वायरस पहुंचा नहीं, धंधा शुरू हो गया। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को कहा कि आपके पास कोई हेपेटाइटिस बी का पेशेंट आए तो जरा मुझे बताओ। कहने लगे क्यों? मैंने कहा मैं उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे? मैंने कहा भारत में बहुत सारी दवाएं हैं आयुर्वेद में, मैं देखना चाहता हूं, टेस्ट करना चाहता हूं कि वो वायरल डिसीज जो सबसे खराब आप बनाते हैं, एड्स से भी ज्यादा खतरनाक है। वो कहते हैं एड्स का आदमी तो 10-12 साल में मरता है, हेपेटाइटिस बी का 2-3 दिन में मर जाता है, इसलिए खतरनाक है। तो मैंने कहा हम जानते हैं, हमारे घर में एक बहुत अच्छी दवा है जिसको तुलसी कहते हैं, तुलसी एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, तो मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, मुझे बताना। मैंने कम से कम सैकड़ों डॉक्टरों को बोला होगा, आज तक किसी ने नहीं कहा कि ये हमारे पास पेशेंट है हेपेटाइटिस बी का, क्योंकि वो वायरस आया ही नहीं। और मेडिसिन सबको दे दिया सरकार ने। बहुत लोगों ने ठुकवा लिए इंजेक्शन अपने अंदर, अपने बच्चों को भी ठुकवा दिए उन्होंने। वायरस कभी आएगा मालूम नहीं, और अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आने का चांस नहीं। क्यों चांस? इसलिए नहीं कि वो यूरोप से भारत अगर ट्रेवल करे तो 20,000 मील की दूरी है, इतना वो ट्रेवल कर नहीं सकता, बीच में ही मर जाएगा। तो फिर ये तमाशा क्यों फैलाया पूरे देश में? आपने हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगाओ, ये करो, ये करो, ये करो। टेक्नोलॉजी का अंतर अगर नहीं जाने ना तो ये दुष्परिणाम आता है। और इससे भी ज्यादा एक और खराब बात बताता हूं। आजकल एक पोलियो वैक्सीनेशन चल रहा है, मास वैक्सीनेशन चल रहा है। एक बच्चे को 5-5 बार दे दिया, 6-6 बार दे दिया। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो 10 बार पी चुके हैं डोज, और फिर भी अमिताभ बच्चन के पेट का पानी जो है ना बार बार हिलता रहता है। रोज टीवी पे आके चिल्लाता है, और दे दो, और दे दो, और दे दो, छोड़ो मत इसको। क्या गजब बात। ये जो मास वैक्सीनेशन है ना, मैंने फिर आपसे कहा, ये उन देशों के लिए जरूरी है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं है, तो वायरल ग्रोथ बहुत है, बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत है। तो यूरोप में मास वैक्सीनेशन होता है पोलियो के लिए, लैटिन अमेरिका में भी कुछ देशों में होता है, भारत में जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहां तो सूर्य का प्रकाश ही है जो सबसे बड़ी रक्षा करता है आपकी। अब पता है इसमें वैक्सीनेशन में करते क्या है? वो जिस वायरस से पोलियो होता है उसी को बच्चे के शरीर में डाल रहे हैं, सेम वायरस। भारत में होता नहीं तो यूरोप से मंगा रहे हैं, पोलियो के सभी डोजेस यूरोप से आ रहे हैं, भारत के बच्चों में वो वायरस इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो उनका तर्क क्या है? वो लोहे को लोहा काटता है। वो पुराना जो तर्क है ना, केमिस्ट्री का है, पता नहीं फिजिक्स का कहां का है, लेकिन ये तर्क है कि जब हम वायरस इंट्रोड्यूस कर देंगे तो इसका एंटीवायरस डेवलप होगा शरीर में, और वो बाहर से आने वाले पोलियो के वायरस को मार डालेगा। और मैं कभी कभी पूछता हूं कि मान लो वो बाहर वाला नहीं आया तो? ये तो हम हाइपोथेसिस में बात कर रहे हैं ना कि बाहर से वायरस आएगा, बच्चे के शरीर में एंट्री करेगा तो एंटीवायरस जो उसकी कैपेसिटी है वो उसको मार डालेगी, लेकिन वो आया ही नहीं, एंट्री ही नहीं किया तो क्या करेगा? ये जो अंदर वायरस पैदा हो गए ये क्या करेंगे फिर? ये शांति से बैठेंगे? क्योंकि वायरस कभी भी कहीं शांति से बैठता नहीं, जहां भी है, बॉडी में है या बॉडी के बाहर, खुरापात है उसकी चालू रहती। तो बच्चे में आपने डाल दिया वायरस,
अब बाहर से गया नहीं अंदर, अंदर वाले ने एंटीवायरस डेवलप किया, तो जरूर वो बच्चा बीमार पड़ेगा, उसको फिर कोई डॉक्टर नहीं बचा सकेगा, और वो इतना गंभीर बीमार पड़ेगा कि शायद उसके लिए हमारे पास कोई मेडिसिन भी नहीं होगी, क्योंकि वो मेडिसिन बनाने के लिए फिर वही वायरस लगेगा और वो हमारे पास होगा नहीं, तो हम मेडिसिन कहां से लाएंगे? तो हो सकता है कि आज जिन बच्चों का हमने मास वैक्सीनेशन किया, कल उनकी मास डेथ भी हो सकती है। फिर हम अपना सिर पीटेंगे, हाय हाय ये क्या हो गया। बिना अकल के जो नकल करे ना, ऐसे ही होता है। अब यूरोप और अमेरिका में वो मजबूरी है, लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं है इसकी। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों के ध्यान में जो बातें लाना चाहता हूं वो ये कि कोई भी टेक्नोलॉजी किसी देश की जरूरत के हिसाब से होती है, जरूरत किसी दूसरे देश की वही हो ये आवश्यक नहीं है। हमारी जरूरतें अलग हैं, यूरोप की अलग है, उनकी जरूरतें हमारी नहीं हो सकती, हमारी उनकी नहीं हो सकती। तो जरूरत के हिसाब से जो बने वो टेक्नोलॉजी है, और जो जरूरत के हिसाब से न बने वो सब कचरा है, टेक्नोलॉजी नहीं है। ये ध्यान में रखने की बात है। और आप सब इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी हैं, तो मैं आपसे ये अपील कर रहा हूं कि आप जब अपनी पढ़ाई पूरी कर लें तो कोई भी टेक्नोलॉजी पर काम करें तो ध्यान रखें वो भारत की जरूरत की है या नहीं। अगर वो टेक्नोलॉजी अपने देश की जरूरत नहीं है तो कभी भी उसको आगे ना बढ़ाएं, और अगर उस देश की जरूरत है तो पूरी ताकत से उसमें लग जाएं, शायद देश का भला हो जाए। अब जैसे एक दो और छोटे उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में एक है इस समय गरीबी, और गरीबी का कारण है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करें जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता हो, बेरोजगारी बढ़ती हो और गरीबी भी बढ़ती हो, तो वो हमारे लिए अभिशाप हो जाएगी टेक्नोलॉजी। आप भविष्य में जब काम करने के लिए तैयार हों तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी का काम न करें जो इस देश में बेरोजगारी और गरीबी बढ़ाती हो। आप टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप करें जो रोजगार पैदा करती हो। आप बोलेंगे जी कैसे समझ में आएगा? एक सरल उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए एक टेक्सटाइल मशीन बनानी है। आप में से जो मैकेनिकल के होंगे वो इस बात को थोड़ा जल्दी समझेंगे। हमको एक मशीन डिजाइन करनी है, और ऐसी मशीन डिजाइन करनी है जिस पर 1 करोड़ मीटर कपड़ा एक दिन में बने। कल्पना करो, तो वो मशीन कैसी होगी? बहुत मेगा मशीन होगी, लार्ज स्केल की होगी, एनर्जी कंजम्पशन बहुत होगा, इन्वेस्टमेंट उसमें बहुत होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत होगा, वगैरह वगैरह। अब वो एक मशीन भीलवाड़ा में चले तो 1 करोड़ मीटर कपड़ा हर दिन में बनाएगी, तो भीलवाड़ा की छोटी मशीनें सब बेकार हो जाएंगी, और अगर वो बेकार हुई तो उन पे काम करने वाले लोग बेकार हो जाएंगे, क्योंकि एक ही मशीन एक दिन में इतना कपड़ा बना देगी जितनी 100 मशीनें बना रही हैं। तो वो 100 मशीनें तो आउटडेटेड हो गई, एक मशीन प्रोमिनेंट है। अब वो मशीन भारत के हर उस शहर में लग जाए जहां कपड़ा बनता है तो लाखों लोग बेरोजगार हो गए। आपने एक मशीन डिजाइन करके दे दिया देश को जिसने लाखों लोगों को जॉबलेस कर दिया। अब आप पीठ थपथपाएंगे कि हमने तो बड़ा भारी काम किया टेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? कोशिश आपको यह करनी चाहिए कि छोटी छोटी मशीन डिजाइन करें, और इतनी छोटी मशीन डिजाइन करें जो एक दिन में 1000 मीटर कपड़ा बनाए, 500 मीटर कपड़ा बनाए, ताकि एक ही गांव में 10 मशीनें लगें, 20 मशीनें लगें, ताकि ज्यादा लोगों को उस पर रोजगार मिले। अंतिम लक्ष्य तो कपड़ा ही बनाना है ना। अब ये चॉइस हमारी है कि हम बड़ी मशीन पे बनाते हैं या छोटी मशीन पे। अगर छोटी मशीन पे कपड़ा बनता है तो ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, ज्यादा लोगों को काम मिलता है तो गरीबी कम होती है, गरीबी कम होती है तो परचेजिंग कैपेसिटी लोगों की बढ़ती है, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो मार्केट में सप्लाई बढ़ती है, सप्लाई बढ़ेगी तो और ज्यादा लोगों को काम मिलेगा, और ज्यादा फैक्ट्रियां खुलेंगी, और ज्यादा रोजगार मिलेगा। तो हम कोई ऐसी मशीन डिजाइन करें जो छोटी हो, मिनिस्क्यूल लेवल पे काम करे, और वो ज्यादा लोगों को रोजगार दे। आज इंजीनियरिंग के सभी विद्यार्थियों के सामने यही चुनौती है कि वो भारत को कैसी टेक्नोलॉजी विकसित करके दें। छोटी छोटी टेक्नोलॉजी में अगर हम जाएंगे तो शायद इस देश का ज्यादा भला कर पाएंगे। हमारे जो राष्ट्रपति हैं ना, आजकल बहुत बहुत चिल्लाते रहते हैं, भाई नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करो, नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करो, नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी माने मिनिस्क्यूल लेवल की टेक्नोलॉजी। और राष्ट्रपति बार बार कह रहे हैं कि 21st सेंचुरी में तो यही टिकने वाली है नैनो टेक्नोलॉजी। ये बड़ी टेक्नोलॉजी वाले तो सब डूबने वाले हैं, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, खर्चा बहुत है, एनर्जी कंजम्पशन बहुत है, वगैरह वगैरह।
और नैनो टेक्नोलॉजी में खर्चा बहुत कम है, एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम है और वातावरण के काफी कुछ अनुकूल है। और हमारे राष्ट्रपति बार बार कहते हैं कि भारत को सन 2020 तक विकसित देश बनाना है, तो उसका रास्ता तो यही है कि हम स्मॉल स्केल टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करें। तो आपको जिस इंजीनियरिंग फील्ड में काम करने का मौका मिले, भविष्य में ये जरूर याद रखना कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाएं जो ज्यादा रोजगार दे, ज्यादा लोगों को काम पे लगाए। जो देशों ने अपने लोगों को काम दे दिया, बेरोजगारी को खत्म कर दिया, उसी देश की ग्रोथ रेट हो पाती है रियल, जैसे चीन ने किया। चीन एक ऐसा देश है जिसने अपने देश में एक सिद्धांत बनाया, मास प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन बाय मासेस। उत्पादन तो बहुत करना है, लेकिन अधिक लोगों की मदद से, थोड़े लोगों की मदद से उत्पादन करेंगे, थोड़े लोगों की गरीबी दूर होगी। ज्यादा लोगों की मदद से उत्पादन करेंगे, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और आप ध्यान रखिए, आप भी बेरोजगार हैं और आप सभी को रोजगार की जरूरत है। तो आप अपने हाथों से कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपके ही पैर कट जाए। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने में ना अपना समय खर्च करें जिसमें आपका भी रोजगार खत्म हो जाए। यूरोप और अमेरिका की तो दूसरी प्रॉब्लम है, उन्होंने ये जो हाई स्केल टेक्नोलॉजी बनाई है, मेगा प्रोजेक्ट्स लाए हैं, बड़ी मशीनें लाई हैं, क्योंकि उनके पास काम करने वाले लोग नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है और पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट तो और भी कम है। यूरोप में कुछ देश तो ऐसे हैं जैसे डेनमार्क, नॉर्वे आदि आदि, वहां 100 आदमी मर जाते हैं तो एक ही पैदा होता है। उनके यहां हमेशा 99 की कमी रहती है। इसलिए वहां की सरकार रोज अभियान चलाती है, ज्यादा बच्चे पैदा करो, ज्यादा बच्चे पैदा करो। फ्रांस में तो एक बच्चा ज्यादा होने पर 4000 फ्रैंक का पुरस्कार मिलता है। 4000 फ्रैंक आप समझते हैं, आज के भारत के 56 रुपए के बराबर। 4000 में 56 का गुणा करो, इतना इनाम मिलता है अगर एक ज्यादा बच्चा पैदा करे। और तीसरा हो गया तो प्रमोशन मिल जाता है। अगर आप क्लर्क हैं तो सुपरिंटेंडेंट बना दिए जाएंगे, सुपरिंटेंडेंट हैं तो आपको इंचार्ज बना दिया जाएगा। वो लगे हैं इस बात में क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए उनको टेक्नोलॉजी ऐसी बनानी पड़ती है जो कम लोगों को काम पे लगा सके। हमारे यहां जनसंख्या बहुत है, इसलिए हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें जो ज्यादा लोगों को काम दे सके। ये मेरा आपसे विनती है। और चलते चलते एक आखिरी बात, जहां से व्याख्यान मैंने शुरू किया था कि आज भारत देश के वंदे मातरम गान का 100वां वर्ष है। हालांकि 100वां वर्ष तो 1975 में होना चाहिए, लेकिन सरकार ने माना कि हम मानेंगे 1905 और 6 से, तो चलो ठीक है 2005-2006। अब अगले साल भर तक वंदे मातरम का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। वंदे मातरम गान मैंने बताया किस उद्देश्य के लिए आया था, बंगाल का विभाजन रोकने के लिए। और भारत के एक बड़े क्रांतिवीर लोकमान्य तिलक ने स्वदेशी आंदोलन का नारा भी वंदे मातरम दिया था। लोकमान्य तिलक ने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था बंगाल के विभाजन के विरोध में, और उस वंदे मातरम ने पूरे देश में एक लहर पैदा की थी। गांव-गांव लोगों ने अंग्रेजी कपड़े जला दिए थे, अंग्रेजी सामान बहिष्कार किया था। अंग्रेजों की हर चीज घर में से निकाल कर फेंको तो अंग्रेज सरकार यहां से जाएगी। ये बात जब लोकमान्य तिलक ने समझाई तो सबने मान लिया था। तो ये सन 2006 है ना, ये वंदे मातरम का शताब्दी वर्ष है और स्वदेशी आंदोलन का भी शताब्दी वर्ष है। अब ये शताब्दी वर्ष में वंदे मातरम की इज्जत हम बनाए रखें, सम्मान बनाए रखें, तो उसके लिए अपने जीवन में कुछ ऐसे काम करें जो उन क्रांतिकारियों ने किए जिन्होंने वंदे मातरम को अपना गाना बनाया। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि 1905 और 6 में वंदे मातरम और स्वदेशी की जितनी जरूरत थी 2005 और 6 में भी उतनी ही जरूरत है। 1905 और 6 में यह वंदे मातरम और स्वदेशी आंदोलन आया था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। आज हमारे भारत में सन 2006 है, 4500 विदेशी कंपनियां आ चुकी हैं। फिर से स्वदेशी आंदोलन की जरूरत है। 4500 जो विदेशी कंपनियां आई हैं, पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब 4500। इन विदेशी कंपनियों ने हमारे देश को वैसे ही लूटना शुरू किया है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी लूटती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, सामान भारत में बेचती थी, मुनाफा लेके इंग्लैंड जाती। आज ये विदेशी कंपनियां हैं, वो भी भारत में सामान बेचती हैं, मुनाफा लेके अपने देश में जाती। हमारे देश का लाखों करोड़ों रुपए विदेश जा रहा है। और ये जो 4500 विदेशी कंपनियां हैं, इनके कुछ नाम हैं, जैसे पेप्सी कोला, कोका कोला, कॉलगेट पामोलिव, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, जॉनसन एंड जॉनसन, सीबा गाइगी, सैंडोज, बाटा, हेक्स आदि आदि। मेरा आपसे निवेदन है कि ये वंदे मातरम गाने वाले जो भारतवासी थे वो सब अंग्रेजी माल का बहिष्कार करते थे। तो आप वंदे मातरम गा रहे हैं तो इन विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करें।
इनका सामान मत खरीदिए क्योंकि ये खरीदेंगे और हम वंदे मातरम गाएं, ये कॉन्ट्रडिक्शन है, चलेगा नहीं। हम वंदे मातरम के बाद भारत माता की जय बोलते हैं, तो भारत माता की जय हो इसके लिए जिंदगी में कुछ करिए। खाली जय बोलने से काम नहीं चलेगा, भारत माता की जय सच में हो तो कुछ करिए। तो भारत माता की जय करने के लिए सबसे सरल काम है कि ये विदेशी कंपनियां जो बहुत सारा पैसा लेके जा रही है इसको रोकिए, और अगर ये पैसा हमने रोक लिया तो इसी पैसे से भारत का बहुत विकास हो सकता है। तो विदेशी वस्तुएं मत खरीदिए, माने पेप्सी कोला, कोका कोला मत पीजिए। अब बहुत लोग कहते हैं कि विदेशी वस्तुओं में तो क्वालिटी है क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। अब मैं आपसे कई बार समझा चुका हूं कि टेक्नोलॉजी अच्छी और बुरी नहीं होती है, एप्रोप्रिएट होती है। उनके लिए हो सकता है पेप्सी कोला बहुत अच्छा हो, यूरोप और अमेरिका के लिए, हमारे लिए नहीं, क्योंकि उनको पेप्सी कोला पीने से ही शायद कोई काम होता हो अच्छा। जैसे वो सब लोग पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं। पिज्जा और बर्गर समझते हैं, सड़े मैदे से बना हुआ खाद्य पदार्थ, फर्मेंटेड मैदा। अब फर्मेंटेड मैदे को डाइजेस्ट करने के लिए एक एसिड की बहुत जरूरत है जिसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, और फॉस्फोरिक एसिड पेप्सी कोक में बहुत होता है, इसलिए शायद उनको पीने की जरूरत पड़ती हो पेप्सी कोक की। भारत में नहीं है। भारत में तो हम ज्यादा पिज्जा बर्गर खाते नहीं है। जो खाते हैं वो ध्यान रखें कि फॉस्फोरिक एसिड गर्म देश के लोगों को अच्छा नहीं है। ठंडे देश के लोग फॉस्फोरिक एसिड पिए तो कोई बात नहीं है, गर्म देश वाले पिएंगे तो कैंसर से मर जाएंगे। और भारत में तो फॉस्फोरिक एसिड के दो ही उपयोग होते हैं, या तो वो पेप्सी कोक में डाला जाता है या उससे हार्पिक बनता है। और हार्पिक की क्वालिटी क्या है वो आप सब जानते हैं, उससे टॉयलेट साफ होता है। और हार्पिक में जितना फॉस्फोरिक एसिड है ना उतना ही पेप्सी कोक में है। एक बार मैंने हार्पिक का पीएच वैल्यू निकाला डिजिटल पीएच मीटर से, वो 2.4 आता है। फिर मैंने पेप्सी का पीएच वैल्यू निकाला, वो भी 2.4 आता है। तो मैंने सोचा पेप्सी इज इक्वल टू हार्पिक, हार्पिक इज इक्वल टू पेप्सी। तो हार्पिक से टॉयलेट साफ हो सकता है, पेप्सी से भी होना चाहिए। तो मैंने करके देखा और बहुत अच्छा साफ हुआ। एक बार मैंने क्या किया, 1 महीने तक मेरे घर का टॉयलेट साफ नहीं किया तो वो गंदा गंदा, बहुत गंदा, इतना गंदा कि उसमें पीला पीला कचरा जमा हो गया। फिर मैं 1 बॉटल पेप्सी लाया, टॉयलेट पॉट पे स्प्रे किया, 2 मिनट के बाद पानी से धोया तो एकदम झकाझक सफेद, व्हाइट एंड व्हाइट, नीट एंड क्लीन। उस दिन से मैंने बोलना शुरू किया, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। आमिर खान कहता ठंडा मतलब कोका कोला, वास्तव में है वो टॉयलेट क्लीनर। अब हम वो टॉयलेट क्लीनर पिए घटाघट घटाघट, और अकेले नहीं पिए, घर में आने वाले अतिथि को भी पिलाएं। एक तरफ हम कहते हैं मेहमान देवता होता है, देवताओं को ही संडास साफ करने का पानी पिलाते हैं, अच्छा नहीं है। और आप ध्यान से टेलीविजन न्यूज देखते हैं, अभी थोड़े दिन पहले न्यूज आया कि पेप्सी कोक में पेस्टिसाइड्स मिले हुए, और पता है कौन से पेस्टिसाइड? डीडीटी। डीडीटी देखा, वो मच्छर मारने के काम, वो पेप्सी कोक में है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड माने गेमेक्सिन पाउडर, जो हर कीचड़ पर डाला जाता है कीड़े मारने के लिए। फिर क्लोरोपाइरीफॉस, क्लोरोपाइरीफॉस माने किसानों के खेत में जब कोई कीड़ा लगे तो उसको स्प्रे करते हैं। डीडीटी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोरोपाइरीफॉस, ऐसा जहर मिला के पेप्सी तैयार होता है। और जिन वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया वो ये कहते हैं कि पेप्सी की 1 बोतल रोज पियो तो 7 साल में कैंसर से डेथ हो सकती है, और कैंसर भी इंटेस्टाइन में। कई वैज्ञानिक तो ये तक बोलते हैं कि पेप्सी कोक का 1 इंजेक्शन माने 10 मिलीलीटर पेप्सी किसी को ब्लड में इंजेक्ट कर दो तो 15 मिनट में हार्ट अटैक आ सकता है। कुछ वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि अगर कोई गर्भवती मां 2 बोतल कोका कोला पिए तो गर्भ में जो शिशु है ना वो विकलांग पैदा होगा। कुछ वैज्ञानिक ये बोलते हैं कि पेप्सी कोक की 2-2 बूंद अगर आंख में डाल दो तो आंखों की रोशनी चली जाएगी, और अगर दांत डाल दिया पेप्सी की बोतल में तो दांत गल जाता है। दांत कभी भी किसी चीज में नहीं गलता, किसी भी एसिड में दांत नहीं गलता, फॉस्फोरिक एसिड को छोड़कर। आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत खराब है, उसमें भी दांत नहीं गलता। सल्फ्यूरिक एसिड में भी दांत नहीं गलता, सिर्फ फॉस्फोरिक एसिड, और फॉस्फोरिक एसिड ही है पेप्सी कोक में मिला है। तो मत पीजिए इसको, अच्छा नहीं। तो आप बोलेंगे क्या पिए? गन्ने का रस, मौसमी का रस, दही की लस्सी, गाय का दूध, संतरे का रस। दही की लस्सी, गाय का दूध ना मिले तो घड़े का पानी सबके पास है, टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री।
साइड इफेक्ट उसके नहीं, तो उसका ज्यादा इस्तेमाल करें। और जितना बने टीवी पे एडवर्टीजमेंट देख के कुछ मत खरीदिए। उदाहरण के लिए फेयर एंड लवली, हाँ बहुत लोग कहते हैं इसकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। क्या है? वो गोरापन लाती है। आप जरा सोचो, फेयर एंड लवली से सब गोरे होते तो अफ्रीकन लोग काले क्यों हैं अभी तक? और एक बार इसका परीक्षण करने के लिए मैंने क्या किया, एक भैंस को 4 साल फेयर एंड लवली लगाया, रगड़ रगड़ के लगाया, आज तक गोरी नहीं हुई, काली की काली। आप जानते हैं कि स्किन का कलर काला या गोरा होना ये ब्लड में मिले हुए केमिकल से होता है जिसको मेलेनिन कहते हैं। और मेलेनिन जो है ना डीएनए से फिक्स होता है, और डीएनए माता पिता से फिक्स होता है। इसलिए कोई स्किन अपनी चेंज नहीं कर सकता कभी भी। लाइफ में कोई काम करिए स्किन कलर चेंज नहीं होगा, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है दुनिया में। ये जो फेयर एंड लवली है ना, इसके खिलाफ हमने एक केस किया हुआ है। मेरा एक दोस्त था जो मेरे साथ इंजीनियरिंग में पढ़ता था, हम हॉस्टल में साथ में रहते थे। वो तमिल है। तमिल लोग कितने काले होते हैं आप सब जानते हैं, उल्टा तवा रख दो इतने काले होते हैं। तो वो भी ऐसा ही है। और वो जितने साल मेरे साथ रहा, 7 साल हम हॉस्टल में रहे, रोज फेयर एंड लवली रगड़ता था, दिन में 3-3 बार। मैंने कहा भाई अभी तुमको 7 साल हो गए, कब बंद करोगे इसको? उसने कहा गोरापन नहीं आ रहा है। मैंने कहा 70 साल में भी नहीं आएगा। तो उसने कहा यार मेरे घर में भी यही समस्या है, वो भी सब रगड़ते हैं, वो भी गोरे नहीं हो रहे हैं। तो मैंने कहा कितने दिन और वेट करोगे? तो एक दिन उसको लगा कि अब बंद करना है। मैंने कहा पहले केस करो इसके खिलाफ। तो मद्रास हाई कोर्ट में उसने केस फाइल किया और उसने अदालत में कहा कि मैं इतने साल से ये क्रीम लगाता हूं, आज तक गोरा नहीं हुआ, और ये रोज विज्ञापन करते हैं कि इससे गोरापन आता है, मुझे हर्जाना दिलवाइए और मुझे जो नुकसान हुआ है वो भी। बहुत इंटरेस्टिंग केस था। अदालत ने नोटिस इशू किया, कंपनी के अधिकारी आए, उनको पूछा गया कि आप इसमें क्या केमिकल मिलाते हैं जो काले रंग को गोरा बनाए? तो उन्होंने कहा इसमें कुछ केमिकल नहीं है, ये सिंपल क्रीम है। तो फिर आप ऐसा क्यों विज्ञापन करते हैं? तो उन्होंने कहा भारत सरकार ने हमको लाइसेंस दिया है झूठ बोलने का, तो हम बोल रहे हैं। तो अदालत ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया, तो पूरे तमिलनाडु में फेयर एंड लवली बंद हो गया। अब वो विज्ञापन करते हैं अखबार में, तो कहते हैं फेयर एंड लवली नॉट फॉर सेल इन तमिलनाडु, लेकिन वो भीलवाड़ा में बिकता है। और हम में से बहुत लोग रगड़ रगड़ के लगाते हैं और फिर सोचते हैं हम बहुत स्मार्ट हैं। स्मार्टनेस क्रीम से नहीं आती, पाउडर से भी नहीं आती। स्मार्टनेस गुण, कर्म और स्वभाव से आती है। आपके गुण अच्छे करिए, कर्म अच्छा बनाइए, आप बहुत स्मार्ट हो जाए। ये कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल मत करिए। और फालतू ये जो टूथपेस्ट वगैरह के विज्ञापन आते हैं, कॉलगेट वगैरह, ये भी मत करिए, क्योंकि कॉलगेट के बारे में आप एक सच्चाई नहीं जानते। दुनिया में सबसे बड़ी अमेरिकन इंस्टीट्यूशन है FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। वो कॉलगेट के रैपर पे अमेरिका में वार्निंग प्रिंट करते हैं, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। और कॉलगेट के बारे में जो वार्निंग प्रिंट होती है वो ऐसे होती है, प्लीज कीप आउट दिस कॉलगेट फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 6 years। माने इस टूथपेस्ट को 6 साल से कम उम्र के बच्चों को मत दो। फिर इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इंजेक्शन कॉन्टेक्ट इमीडिएटली पॉइजन कंट्रोल सेंटर। माने गलती से बच्चे ने ले लिया तो हॉस्पिटल लेके जाओ उसको। इफ यू आर एडल्ट देन टेक द पेस्ट ऑन योर ब्रश ओनली इन pea size एट योर ओन रिस्क। आप अगर बड़े आदमी हैं तो बहुत थोड़ी मात्रा में ब्रश पर पेस्ट लगाओ और अपनी जिम्मेदारी पे लगाओ, सरकार जिम्मेदार नहीं। अगर मरते हो तो मर जाओ। और ये वार्निंग वो प्रिंट करते हैं क्योंकि कॉलगेट कैंसरस है। और सभी डेंटिस्ट कहते हैं कि सिर्फ कॉलगेट ही नहीं, मैक्सिमम टूथपेस्ट कैंसरस है, क्योंकि सभी टूथपेस्ट में सोडियम लॉरेल सल्फेट मिलाया हुआ है, जिसकी मात्रा मैंने आपको बताई। 1 लीटर खून में 0.05 मिलीग्राम अगर SLS है तो कैंसर। बंबई आना, बंबई के सभी रेलवे स्टेशन में नीम का दातुन बिकता है और बंबई शहर में 5000 गरीबों को उससे रोजगार मिलता है। अगर ये बंबई में हो सकता है तो भीलवाड़ा में भी हो सकता है। तो आप कोशिश करिए दातुन करें, नहीं तो दंत मंजन करिए। और आजकल ये चिकनगुनिया फैला हुआ है ना, आयुर्वेद में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति भी नीम का रस पी सके उनको चिकनगुनिया होने की कोई संभावना नहीं। और आयुर्वेद की सबसे अच्छी दवा चिकनगुनिया की नीम के रस से ही बनती है, इतना ताकतवर है। तो नीम का दातुन करिए, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां नहीं आएंगी, दांत भी साफ हो जाएंगे। जितना बने उतना टीवी एडवर्टीजमेंट देख के मत खरीदिए कुछ भी। सभी भाइयों से निवेदन है कि शेव करनी है ना तो शेविंग क्रीम मत लाइए, बिना शेविंग क्रीम के शेव बनाइए।
थोड़ा गर्म पानी लीजिए, थोड़ा दूध, चेहरे में रगड़िए, रेजर चलाइए, बहुत क्लीन शेप बनती है। और इसके 4 फायदे हैं। पहला फायदा, ब्लेड का खर्चा कम होता है, क्योंकि दूध लगाएंगे ना, तो मैंने आपसे कहा ना सरफेस टेंशन कम हो जाता है। दूध का ताकत है सरफेस टेंशन कम करने की, तो स्किन पे लगाया, सरफेस टेंशन कम होगा, तो जो बाल है ना ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो रेजर चलाओ तो ब्लेड आसानी से चलता है, तो दाढ़ी बनाने में ब्लेड का खर्चा कम हो जाता है। अगर आप शेविंग क्रीम से दाढ़ी बनाओगे तो एक ब्लेड से 4 बनेगी, और दूध से बनाओगे तो 10-12 बार बनेगी। और दूध चूंकि सरफेस टेंशन कम करता है तो डस्ट पार्टिकल भी बाहर निकलेंगे, तो स्किन आपकी एकदम साफ रहेगी, आपका चेहरा चमकेगा, आप सब फोकट में स्मार्ट बन जाएंगे। कल से ही मिल्क शेविंग शुरू कर दो। फिर आप कहोगे जी मिल्क नहीं है, तो दही ले लो, दही से दाढ़ी बनाओ। और दही से जो मक्खन निकालते हैं ना मठा बना के, उससे तो सुपर बेस्ट क्वालिटी शेव होती। और कोई सैलून में जाओ ना तो उससे भी कहो मिल्क शेविंग करो, दूध से दाढ़ी बनाओ, तो ये फैशन हो जाएगी। तो अब तक तो हम दूध से नहाते थे, अब दूध से दाढ़ी भी बनाएंगे। दूध की बिक्री बढ़ेगी, मुनाफा किसानों को मिलेगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, देश भी अमीर हो जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे कुछ काम करो। यही काम कभी भगत सिंह ने किए थे, कभी चंद्रशेखर ने किए थे, कभी लोकमान्य तिलक ने किया था, स्वदेशी आंदोलन चलाया था और तब वंदे मातरम गाया था। मेरा भी आप सबसे कहना है कि आप भी स्वदेशी आंदोलन की भावना को अपने जीवन में जिंदा रखो, तो ये वंदे मातरम गाना बहुत सार्थक होगा। जितना बने अपने जीवन में एक संकल्प रखो, बी इंडियन बाय इंडियन। अगर आप अपने जीवन में ये संकल्प लेके आगे बढ़े तो मुझे लगता है कि बहुत लाभ आपको होगा, देश को होगा। और भारतीय बने तो भारतीय बनने के 5 आधार हैं। जितना बने भारतीय वस्तुओं का उपयोग, ये पहला आधार। जितना बन सके भारतीय भोजन खाना, माने विदेशी भोजन नहीं खाना, क्योंकि वो हमारे अनुकूल नहीं है, उसकी टेक्नोलॉजी हमारे काम की नहीं। माने पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग नहीं खाना। नाम भी विचित्र है, हॉट डॉग गरम कुत्ता, कोल्ड डॉग ठंडा कुत्ता, वो सब खाना अपने काम का नहीं है, तो ये नहीं खाना। फिर आप बोलेंगे भारत का खाना बहुत अच्छा है, हमारे यहां इतने सारे अच्छे अच्छे भोजन है। दक्षिण भारत का खाओ तो दक्षिण का, उत्तर का खाओ उत्तर का, पश्चिम का खाओ, हर एरिया का भोजन विशिष्ट है। तो भारतवासियों को ये पिज्जा बर्गर नहीं। तो भारतीय भोजन करो, भारतीय वस्तुओं का उपयोग, और भारतीय भाषा का उपयोग करो। ज्यादा विदेशी भाषा का प्रयोग मत करो, कम से कम आपस में बातचीत करें ना तो मातृभाषा में करो। आपकी कक्षाओं में आप पढ़ते हो अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है, वो आपकी मजबूरी है, क्योंकि भारत में अभी तक सिलेबस हिंदी में नहीं बना। जिस दिन बन जाएगा तो हिंदी में भी पढ़ाएंगे। मैंने तो देखा है फ्रांस के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में फ्रेंच में ही पढ़ाते हैं, जर्मनी में जर्मन में पढ़ाते हैं, चीन में चाइनीज में पढ़ाते हैं, जापान में जापानीज में पढ़ाते हैं। भारत ही अकेला देश है जहां के इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल में अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, क्योंकि हमने आज तक उसको कोशिश नहीं की हिंदी करने की। अगर हिंदी कल को हो गया तो हम हिंदी में पढ़ेंगे, लेकिन क्लासरूम के बाहर जब आप निकलते हो तो अंग्रेजी ज्यादा प्रयोग मत करो, हिंदी में बात करो। और अंग्रेजी नाम कभी मत रखो अपने, और अगर हैं तो उनको बदल दो। कई घरों में इस तरह के नाम है, टिंकू, डिम्पल, ट्विंकल, बबली, डबली, डब्लू, बबलू। अच्छा, बबलू का मतलब बताओ, बबलू क्या मतलब है? टिंकू, टिंकू का अर्थ मालूम है? टिंकू, जिनके अर्थ नहीं मालूम वो क्यों चिल्लाते रहते हो? और मुझे तो बहुत दुख होता है ये सुन के, पिताजी का नाम रामदयाल, माताजी का नाम गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू। ये फालतू अंग्रेजी नाम मत रखो, और अगर इनका अर्थ मालूम हो ना तो खुद ही शर्म आएगी। टिंकू का अर्थ वेबस्टर डिक्शनरी में देखो, वेबस्टर डिक्शनरी सबसे पुरानी डिक्शनरी है इंग्लैंड की, उसमें टिंकू का मतलब है आवारा लड़का, जो बाप की ना सुने मां की ना सुने वो टिंकू है। तो सोचो होने का है टिंकू, फालतू ये सब नाम मत। आपके जो भारतीय नाम है ना वो अपने नाम बोलो, और वही बोलने के लिए दूसरों से कहो। और घर में ज्यादा अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल मत करो। जैसे बहुत लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन आधे पढ़े लिखे, पूरा नहीं जानते, वो क्या कहते हैं, कई बार मुझे कहते हैं ओ राजीव दीक्षित, शी इज माई मिसेस। तो मैं पूछता हूं रियली शी इज योर मिसेस? क्योंकि मिसेस का अर्थ है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी महिला, वो मिसेस होती है, धर्म पत्नी मिसेस नहीं है।
और मिस्टर इसका उल्टा, पति को छोड़कर कोई भी पुरुष वो मिस्टर होता है। और मिस तो बहुत खराब शब्द है। आज शाम को मेरा एक व्याख्यान है 7:30 बजे, आप जरूर आना। उसमें मैं बहुत डिटेल बताने वाला हूं। मिस्टर क्या है, मिसेस क्या है, मिस क्या है, आंटी क्या है, अंकल क्या है, सन इन लॉ कौन होता है, फादर इन लॉ कौन होता है, ब्रदर इन लॉ कौन होता है। ये सब इंग्लैंड से आई हुई जो शब्दों की परिभाषाएं हैं ना, हमारे यहां फिट नहीं बैठती। उन्होंने अपने हिसाब से कुछ बनाया है। आंटी अंकल उनके यहां है क्योंकि रिलेशनशिप में बाकी कोई नहीं है, इसलिए आंटी अंकल है। हमारे यहां तो सब कुछ फिक्स है, इसलिए ज्यादा अंग्रेजी इस्तेमाल मत करो। और अंग्रेजी इस्तेमाल ना करें तो भारतीय भाषा और भारतीय भूषा माने पहनावा भारतीय रखो, क्योंकि हमारे आबो हवा के अनुकूल वही है। इंग्लैंड का पहनावा यहां मत पहनो, वहां टाई लगाते हैं, आपको जरूरत नहीं है टाई लगाने की। और वो टाई इसलिए लगाते हैं कि सर्दी बहुत पड़ती है, सर्दी होती है तो सर्दी जुकाम बहुत होता है, रनिंग नोज रहती है, तो बेचारे पहले जेब से रूमाल निकाल निकाल के पोंछते थे, रखते थे। फिर उन्होंने सोचा एक गले में ही लटका लो, इसके लिए टाई आई। हमारे यहां किसी की रनिंग नोज नहीं होती, क्योंकि यहां ठंडी नहीं है इतनी, हमको टाई की जरूरत नहीं। और 3 पीस सूट की तो बिल्कुल जरूरत नहीं। कोशिश करो भारतीय भूषा, भारतीय भाषा, भारतीय भोजन, अंत में भारतीय भजन माने संगीत। संगीत अपने भारत का सुनो और उसी को आगे बढ़ाओ। और बन सके तो एक आखिरी भारतीय भेषज। भेषज माने औषधि, मेडिसिन। अगर बीमार पड़ो तो भारत की दवाएं खाओ। ये यूरोप से दवाएं जो आई हैं वो मत खाओ। यूरोप से क्या आया? पैरासीटामोल, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोवाल्जिन, एनाल्जिन, बूटाजोन, ऑक्सीफिन, बूटाजोन, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, ये सब दवाएं यूरोप से आई हैं और वहां के लोगों की जरूरत के हिसाब से है। मैंने कहा ना ठंड बहुत है तो दवाएं सब गर्म बनाई जाती हैं, ज्यादा गर्म दवाएं होती हैं। अब भारत में गर्मी बहुत है, गर्म देश के लोग गर्म दवाएं खाएं तो साइड इफेक्ट बहुत है। ज्यादा अंग्रेजी दवा खाओगे मुंह में छाले हो जाएंगे, गले में छाले हो जाएंगे, और ज्यादा खाओगे अल्सर हो जाएगा, अल्सर से भी आगे गए तो पेप्टिक अल्सर होगा, बाद में कैंसर हो जाएगा। इसलिए ये फालतू विदेशी दवाएं नहीं। फिर आप बोलोगे बीमार पड़े तो क्या करें? घर में बहुत सारी दवाएं हैं, वो आप इस्तेमाल करो। जैसे सर्दी जुकाम हुआ ना तो अपने घर में सबसे अच्छी दवा हल्दी। हल्दी को पानी में डालो, पानी को उबालो, उसको पियो, नहीं तो दूध में डाल के पियो। सर्दी के साथ खांसी हो गई तो हल्दी ले लो, अदरक ले लो, दोनों को पानी में उबाल के वो पी लो। सर्दी खांसी बुखार तीनों आ गए तो हल्दी ले लो, अदरक ले लो और थोड़ा सा तुलसी के पत्ते का रस निकालो, तीनों मिला के पी लो। अगर पैर दुखते हैं, कमर दुखती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है हड्डियों में, तो चूने का पानी आता है, उसको दही में मिला के रोज खा लो। केले ज्यादा खाओ जिनको हड्डियों में दर्द होता है। केला, केले में सबसे ज्यादा कैल्शियम है। हड्डियों में दर्द का कारण है कैल्शियम की कमी। चूने में सबसे ज्यादा कैल्शियम है, चूने के पानी में कैल्शियम है, दही में मिला के खाओ। और अगर आपको नींद अच्छी नहीं आती है तो रोज रात को गाय का दूध घी मिला के पीकर सो, बहुत अच्छी नींद आएगी। नींद अच्छी लेने के लिए हमेशा पूर्व की दिशा में सिर करके सो। ईस्ट जो होता है ना, पूर्व, उधर अपना सिर करो, पश्चिम में पैर करो, बहुत अच्छी नींद आएगी। और अगर ब्रेन आपको अच्छा बनाना है, हाइपर एक्टिव बनाना है, ताकि आप एक बार में ही एक चीज याद कर सकें, तो 5 मिनट रोज एक छोटा सा काम करो। राइट नॉस्ट्रल बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, प्राणायाम कहते हैं, वो ही करो। एक नाक बंद करो दाहिनी, बाई नाक से सांस भरना छोड़ना, लंबी सांस भरो, लंबी सांस छोड़ो। चंद्र नाड़ी बहुत सक्रिय होती है, ब्रेन हाइपर एक्टिव होता है। और इसका उल्टा किया, लेफ्ट को बंद किया, राइट से नॉस्ट्रल को ज्यादा चलाया तो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है ब्रेन। ये जो लोग मर्डर करते हैं ना, मर्डर करते हैं, चाकू चलाते हैं, छुरा चलाते हैं, गाली